कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगले दिन शशांक कुमुद को सारी पैकिंग कर लेने को कहता है। नीचे नाश्ते के टाइम वो सबको बता देता है कि वो दोनों शहर जा रहे हैं। सुलोचना जी को तो पहले से ही पता था, लेकिन बाकी सब उनके जाने के नाम पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं। सूर्यनारायण ठाकुर बोले, कुछ हुआ है क्या? आप लोगों को यहाँ कोई दिक्कत है? शशांक बोला, ऐसी कोई बात नहीं है डैड, लेकिन आप भी मेरा काम जानते हैं। इस वक्त अनुज यहाँ नहीं है। इधर कुछ दिनों से शादी में उलझ जाने से बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं। कुमुद को टाइम टू टाइम डॉक्टर से दिखाना भी रहता है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। हम जल्दी ही आ जाएंगे, नहीं तो आप लोग भी वहाँ आ जाइए। वीर नारायण ठाकुर बोले, तुम कौन सा काम करते हो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट अधूरा है? शशांक सिर्फ मुस्कुरा देता है। सूर्यनारायण ठाकुर बोले, बाबूजी, शहर में मैंने इसका ऑफिस देखा है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। स्वाति शशांक के सर पर प्यार से एक थप्पड़ मारते हुए बोली, जब तू काम करता है और तेरी एक कंपनी भी है, तो अभी तक इन लोगों को बताया क्यों नहीं? बेकार में ही सब लोग तुझे आवारा समझते हैं। कुमुद हैरान होते हुए बोली, आवारा? दी, इनकी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देश विदेश दोनों जगह इनकी कंपनी टॉप 10 में आती है। एसटी ब्रांड। वरुण चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? भाई, आप एसटी कंपनी के मालिक हो? शशांक सर हिलाते हुए, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने लंदन में ही इस कंपनी और ब्रांड को शुरू किया था। तुमने जो शर्ट और जीन्स पहना है, हमारी ही कंपनी है। राजीव बोला, साले साहब, आप तो छुपा रुस्तम निकले। वरुण बोला, तब तो आपको वो भी मालूम होगा कि मेरा जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है वो मुंबई में एसटी कंपनी है, जहां पर अकाउंटेंट के लिए मेरी पोस्टिंग हुई है। शशांक बोला, नहीं, ये बात अभी मुझे मालूम नहीं थी। जब तू वहाँ ज्वाइनिंग कर लेता तो अगले महीने वहाँ का मैनेजर मुझे सारे न्यू ज्वाइनिंग की लिस्ट भेजता। नहीं तो अनुज या मैं महीने में एक बार ऑफिस चले जाते हैं, तब हमें पता लगता। वरुण बोला, भाई, मैं सच में बहुत खुश हूँ। आपको पता है, इस कंपनी में जॉब करना बहुतों का सपना होता है। शशांक बोला, अपनी मेहनत पर भरोसा रख, हर सपना पूरा होगा। और नाश्ते के बाद स्टडी रूम में मिल, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शैलजा जी तो हैरानी से आंख फाड़े शशांक को देखे जा रही थी। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। जब उन्होंने सोचा था कि ये तो आवारा नकारा आदमी है, बाप का नाम छोड़कर कुछ और चीज़ नहीं है, जब हवेली से निकाल देंगी तो वो रास्ते पर आ जाएगा। सुलोचना जी शशांक की नज़र उतारते हुए बोली, ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। बहुतों के ताने सुने हैं, लेकिन आज उन सभी का मुंह बंद हो गया होगा। कहते हुए वो एक नज़र शैलजा ठाकुर को देखती हैं, जो भुनभुनाते हुए अपना नाश्ता कर रही थी। कुमुद को हैरानी हो रही थी कि घर में किसी को नहीं पता शशांक के बारे में। शशांक उसकी उलझन समझ रहा था। वो उसकी हथेली को अपने हथेली में पकड़ते हुए आंखों से रिलैक्स होने का इशारा करता है। नाश्ता करने के बाद सुलोचना जी मेहमानों की विदाई में लग जाती हैं। कुमुद की फैमिली तो कल रात ही चली गई थी। सुलोचना जी की भाभी, शैलजा के मायके से आए हुए रिश्तेदार, उनके बच्चे, धीरे धीरे सभी चले जाते हैं। शशांक, वरुण, स्वाति, राजीव और अपने दादा पापा के साथ स्टडी रूम में आता है। वह अपनी माँ और दादी को भी बुला लेता है। शशांक कुछ पेपर वरुण स्वाति के हाथों में देकर पढ़ने को कहता है। दोनों पेपर पढ़ते हुए हैरान हो जाते हैं। वरुण बोला, ये क्या है भाई? आपने हमारी पैतृक संपत्ति के 3 भाग कर दिए हैं और यहाँ की फैक्ट्री भी मेरे नाम कर दी है। स्वाति बोली, शशांक, तू पागल हो गया है? बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता, और तूने तो 3 भाग का 1 भाग मुझे दे दिया है। मुझे नहीं लेना ये सब। राजीव जी, इससे कुछ कहिए ना, हमें इसकी क्या ज़रूरत है? राजीव पेपर लेकर पढ़ते हुए बोला, साले साहब, मानता हूँ मेरा परिवार पुरानी सोच रखता है, इसलिए शादी में हमने दहेज भी लिया, लेकिन अब ये सब देखकर हमें क्यों अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं? बाकी सबको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सूर्यनारायण ठाकुर रिलैक्स बैठे हुए थे। शशांक सभी को देखते हुए बोला,
एक बार आप लोग मेरी शांति से बात सुनेंगे? सुलोचना जी बोली, क्या सुनूं? इन सब के बारे में एक बार मुझे तो बताया होता। शशांक बोला, मॉम, दादी, आप लोग एक बात बताइए, आज नहीं तो कल सभी का अपना अपना हिस्सा तो होगा ना? दादी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू करना क्या चाहता है? वीर नारायण ठाकुर बोले, शशांक, वरुण का हिस्सा सही है, लेकिन स्वाति का हिस्सा कहाँ से आ गया? शशांक बोला, क्योंकि दादाजी, बातें यहाँ बेटा या बेटी की नहीं हो रही, औलाद की हो रही है। मेरे और वरुण की तरह दीदी भी इस घर की संतान है और उनका भी बराबर का हिस्सा बनता है। दूसरी बात, वरुण, मैं नहीं चाहता कि ये दौलत आगे चलकर हमारे रिश्तों में इतनी खाई पैदा कर दे कि एक दूसरे की जान लेने में भी लोग ना हिचकिचाए। इसका सबसे बड़ा नतीजा चाचा और अरुण को देख ही चुका है। वरुण फैक्ट्री में ज़्यादा मेहनत अरुण और चाचा की थी, भले उन्होंने इसकी आड़ में इनलीगल काम किया, लेकिन फिर भी आज फैक्ट्री उन्हीं की वजह से चल रही है, इसलिए तू उसका पूरा हकदार है। लेकिन तू परेशान मत हो, अगर तुझे जॉब करना है तो आराम से जॉब कर। मैं फैक्ट्री के लिए नया मैनेजर और कुछ विश्वसनीय वर्कर बहाल करता हूँ, और मैं भी कभी कभी देख रेख कर लूँगा, और जो भी इनकम होगा वो हर महीने तेरे अकाउंट में जाता रहेगा। वरुण शशांक के गले लग रो पड़ता है। शशांक उसे शांत कराते हुए बोला, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे खुद से अलग नहीं किया है। बस जो चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में जहर बनकर फैलने लगती, बस उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर तेरे मन में जब भी कोई बात हो, दौलत, रुपया, पैसा, ज़मीन, किसी भी चीज़ के लिए, तू एक बार मुझे कहना, मैं वो सब तेरे नाम कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी में मुझे कुमुद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे ज़रा भी तकलीफ़ पहुंची तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। इसलिए यहाँ पर मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, तो मुझसे आकर कहे, लेकिन अगर इन सब के बीच मेरी बीवी को किसी ने घसीटा तो मुझे पहले वाला सत्संग बनते देर नहीं लगेगी। वरुण बोला, जानता हूँ भाई, मेरे पापा और अरुण भाई ने आपके साथ बहुत गलत किया। अरुण भाई की वजह से आज भाभी अपनी यादाश्त खो बैठी हैं। मैं वो सब ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूँ अब हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। स्वाति बोली, देख शशांक, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोगों के दिल में मेरे लिए जगह रहे, यही काफ़ी है। शशांक बोला, आप हमेशा इस घर का गुरूर हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, ये आपका हक है। आप केवल इस पेपर को रख लीजिए। अगर आप नहीं यूज करेंगी तो हमारे आने वाले भांजी या भांजे के सिर्फ फ्यूचर के लिए बचा कर रख दीजिए। और ये कभी मत समझिएगा कि आपका हिस्सा देने के बाद इस घर के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं। आप इस घर की बेटी हैं। आप हमेशा पूरे मान सम्मान के साथ, हक के साथ इस घर में आइए, और कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो एक बार इस भाई को ज़रूर याद कीजिएगा। वीर नारायण ठाकुर सूर्य नारायण ठाकुर की तरफ देखते हुए बोले, तुझे ये सब बात मालूम थी? सूर्य नारायण ठाकुर बोले, हाँ बाबूजी, कल ही शशांक ने वकील को बुलाकर ये सारा काम करवाया। पहले तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया, समझ नहीं आया ये सब क्या कर रहा है ये, लेकिन शशांक की बातों से समझ आया कि काश आप भी, या चाहे मैं ही, अगर विजय के लिए ये सब कर देते तो शायद वो गलत रास्ते पर नहीं जाता, शायद अरुण भी हमारे साथ होता। दादी बोली, नहीं बेटा, जब लोगों को केवल दौलत ही सब कुछ लगने लगती है, तब उसे कितना भी दे दो, उसे संतुष्टि नहीं होती। तुम विजय और अरुण के लिए खुद को अपराधी मत समझो, क्योंकि ये बात विजय भी जानता था कि आज नहीं तो कल जितना भी हमारी पैतृक संपत्ति है, तुम दोनों भाइयों का आधा आधा होगा। फिर उसे किस चीज़ का लालच था? वीर नारायण ठाकुर बोले, तुम्हारी माँ सही कह रही है, उसके गलत होने में दौलत का नहीं, मेरी परवरिश का असर था। अक्सर बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। मैंने अपने बाप दादा से वही सीखा और अपने बच्चों को भी वही दिया, इसलिए एक ना एक दिन तो इसका अंत होना ही था। शशांक बोला, अब इन बातों को पीछे छोड़कर आज में जीते हैं और कल का भविष्य संवारते हैं। वरुण बोला, हाँ भाई, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी हर गलत आदत छोड़कर एक सही इंसान बनूँ। शशांक बोला, मैंने तेरे लिए मुंबई में रहने का इंतज़ाम कर दिया है, वहाँ मेरा मैनेजर एक बंगलो फाइनल कर दिया है। तू चाची को लेकर वहीं पर रहेगा और चाची को कभी अकेला फील नहीं होने देना। धीरे धीरे उनके मन से सारी नेगेटिव बातें निकालने की कोशिश करना।
आई होप सब ठीक हो जाए। वरुण बोला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा भाई। शशांक बोला, तेरे पापा पटना के मेंटल हॉस्पिटल में हैं। अगर तुझे लगे तू उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है तो वहाँ बात करके उनको भी मुंबई लेकर चले जाना। शशांक राजीव को देखते हुए बोला, जीजू वैसे तो आप सारी बातें खुद ही समझते हैं, लेकिन फिर भी एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। आप अपने बहन के चक्कर में मेरी बहन को कोई तकलीफ मत पहुंचाइएगा, क्योंकि ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गलती किसकी है। राजीव बोला, आप सही कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दादी बोली, चलो अब बातें खत्म हो गई हो तो मैं थोड़ा आराम करने जाती हूँ। सूर्यनारायण ठाकुर बोले, चलिए मुझे भी कुछ काम निपटाना है। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं। कुमुद अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी। शशांक धीरे से दरवाज़ा बंद कर कुमुद को पीछे से बाहों में भर लेता है। कुमुद मुस्कुराते हुए उसके बाहों पर अपनी बाह लपेटते हुए बोली, क्या बात है, आज सुबह सुबह बहुत प्यार आ रहा है। शशांक उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, प्यार तो हमेशा आता है, लेकिन मेरी बीवी को ही नहीं दिखता तो क्या करूं? कुमुद बोली, अच्छा जी। शशांक बोला, हाँ बिल्कुल, इसलिए शहर जाते ही मुझे सारी भरपाई करनी है। कुमुद बोली, ठाकुर साहब अपनी बीवी के साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं करते। शशांक उसके कंधे को चूमते हुए बोला, सही कहा आपने, फ्लर्ट की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। कहते हुए उसे गोद में उठा लिया। कुमुद भी अपने दोनों बाहें उसके गले में फंसा दी। शशांक उसे बेड पर रखते हुए उसके होठों पर झुक गया। कुमुद उसके गर्दन में अपने हाथ लपेटे उसके प्यार को महसूस कर रही थी। शशांक की उंगलियां कुमुद के कमर पर हरकत कर रही थी, जिससे कुमुद के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। ठाकुर साहब अभी पैकिंग करनी बाकी है, वो शशांक के सीने से लगती हुई बोली। शशांक के आगोश में वो बर्फ की तरह पिघल रही थी। थोड़ी देर बाद शशांक उससे अलग हुआ। कुमुद उसके कंधे पर अपना सर रखे हुए आंखें बंद की हुई थी। शशांक उसे अपनी आगोश में भरे हुए था। थोड़ी देर बाद शशांक कुमुद को बेड पर अच्छे से सुलाते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, आप आराम कीजिए, बाकी मैं पैकिंग कर देता हूँ। कुमुद बैठते हुए बोली, मैं पैकिंग कर लूँगी ना, आप अपना ऑफिस का काम देख लीजिए। शशांक बोला, ओके। उसके बाद शशांक अपना लैपटॉप लेकर अपना काम देखने लगता है और कुमुद सारा पैकिंग कर लेती है। दोपहर को लंच करने के बाद शशांक कुमुद को लेकर शहर के लिए निकल जाता है। अभी कुमुद के मम्मी पापा गांव में ही थे। शादी का घर समेटने में अभी कुछ टाइम लगने वाला था, इसलिए शशांक उसे लेकर शहर में अपने पहले वाले फ्लैट में आ गया। उसके असिस्टेंट ने पहले से ही साफ सफाई करवा दी थी। वहां पहुंचने पर अनुज के मम्मी पापा वहीं पर थे। उन्होंने कुमुद का गृह प्रवेश करवाया। फिर कुछ देर बात करने के बाद वे दोनों चले गए। शशांक बोला, जान अब थोड़ा आराम कर लीजिए, रात को खाना बनाने के लिए मेड आ जाएगी, अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। कुमुद हाल में ही सोफे पर बैठते हुए बोली, आप भी आराम कर लीजिए ना, कल से तो आप भी ऑफिस में बिजी हो जाएंगे। शशांक दरवाज़ा लॉक करते हुए कुमुद को बाहों में उठा लेता है और कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अभी एक हफ्ते ऑफिस जाने का टाइम निश्चित नहीं है, ज़्यादा काम घर से ही करने की कोशिश करूँगा। कुमुद बोली, लेकिन क्यों? शशांक कुमुद को बेड पर रखते हुए बोला, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। कुमुद बोली, तो मुझे पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर मैं पढ़ने चली जाऊंगी तो क्या वक्त आप मेरी तस्वीर के साथ गुजारेंगे? मुझे नहीं जाना कॉलेज। शशांक हंसते हुए बोला, मेरी ठकुराइन, अभी कॉलेज खुलने में 15 दिन बाकी है और मेरे पढ़ने कहने का मतलब ये था जब खाली टाइम में मैं काम में बिजी रहूं या ऑफिस चले जाऊं तब आप घर पर ही थोड़ा पढ़ाई करेंगे, जिससे सिलेबस समझ आ जाएंगे। कुमुद बोली, हाँ ये तो आपने सही कहा। तभी उसकी नज़र कमरे में मौजूद दीवारों पर टंगी अपनी बहुत सारी तस्वीरों पर जाती है। ये देख कुमुद जल्दी से बेड से उतरकर उन सारी तस्वीरों को घूम घूम कर देखने लगती है। शशांक बेड पर बैठे हुए उसके चेहरे को देख रहा था। कुमुद सारी तस्वीरों को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी आने लगती है। शशांक उठकर उसे पीछे से अपने गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ? कुमुद बोली, ठाकुर साहब इन सारी तस्वीरों में मैं अकेले हूँ, आप कहाँ हैं? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैं केवल आपको इमेजिन करता था। कुमुद बोली, तो क्या उस इमेजिन में आप मेरे साथ नहीं होते थे?
शशांक बोला, होता था ना, इस चेहरे को देखते हुए, इन आंखों में डूबते हुए। कुमुद बोली, अच्छा, लेकिन अब मुझे वो तस्वीर चाहिए जिसमें आप पूरी तरह मुझ में डूबे हुए नजर आएं। शशांक बोला, मैं तो हमेशा से आप में ही डूबा हुआ हूँ, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी करूँगा, कहते हुए उसके गालों को चूम लेता है। दोनों बातें कर रहे थे, तब तक दरवाजे पर दस्तक होती है। शशांक जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने एक 35-40 साल की एक लेडीज थी, जो मेड थी, जिसे अनुज के मम्मी पापा ने यहाँ काम करने के लिए कहा था। शशांक उसे अंदर आने को कहकर कुमुद के पास आते हुए बोला, जान, खाना बनाने वाली आ गई है, आप उसे सारा काम समझा दें। कल सुबह झाड़ू पोछा से लेकर सारे काम। तब तक शशांक के पीछे वो मेड भी आ गई थी। कुमुद शशांक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेड को देखकर उसे लेकर किचन में जाते हुए खाने का मेन्यू बता देती है। फिर बाहर आते हुए शशांक को देखती है, जो कि कमरे में चला गया था। वो कमरे में आते हुए बोली, ठाकुर साहब, केवल हम दो तो हैं, मैं बना लूँगी खाना, सर्वेंट रखने की क्या ज़रूरत थी। शशांक कुमुद का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल मुझ पर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी घर के किसी भी काम को करने और सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। माँ पापा गांव से आ जाएंगे तो मैंने एक घर लिया है, उसकी गृह प्रवेश की पूजा हो जाएगी तो हम सभी वहाँ रहेंगे और वहाँ पर सभी कामों के लिए अलग अलग सर्वेंट रहेंगे। कुमुद बोली, लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। शशांक बोला, ज़रूरत इसलिए है कि मेरी जान किचन में कभी पैर नहीं रखेगी। वो केवल अपने पढ़ाई और करियर को अपना गोल बनाए। और ये बताइए कि इतने पैसे मैंने किसके लिए रखा हूँ। आज तक मैं खुद सिंपल लाइफ जी रहा था, आगे भी हमारी लाइफ सिंपल ही है। जानता हूँ आपको भी ज़्यादा लाइमलाइट पसंद नहीं, लेकिन जान, मेरे पास इतना तो है ना, जिससे मैं अपनी फैमिली को सारी सुविधाएं दे सकूं। कुमुद उसके सीने से लगते हुए बोली, आई लव यू शशांक। शशांक उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई लव यू टू। चलिए, आप थोड़ा सिलेबस देख लीजिए, मैं भी एक मीटिंग अटेंड करता हूँ। कुमुद बोली, इस वक्त। शशांक बोला, लंदन से है, वहाँ अभी सुबह है। कुमुद बोली, ओके। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। मेड खाना बनाने के बाद बोली, मेम साहब, खाना बन गया है, मैं जाऊं? कुमुद बोली, आपका नाम क्या है? मेड बोली, जी सरला। कुमुद बोली, ठीक है, अभी आप जाइए, लेकिन कल सुबह ही आ जाइएगा। सरला बोली, जी मेम साहब। उसके जाने के बाद कुमुद टेबल पर खाना लगाती है। शशांक भी फ्रेश होकर आ जाता है। खाना खाने के बाद दोनों ऊपर टेरिस पर टहलने चले जाते हैं। दोनों एक दूसरों की हाथों में अपनी उंगलियां फंसाए कुछ देर के बाद नीचे कमरे में आते हैं। शशांक कुमुद को बाहों में लेते हुए उसे प्यार करने लगता है। कुमुद शशांक के मोहब्बत में मदहोश हो गई थी। शशांक की नींद डोरबेल की आवाज़ से खुली। उसकी बाहों में सोई कुमुद भी कसमसाने लगी थी। शशांक कुमुद के कानों को अपने हाथ से ढकते हुए उसका सर तकिए पर रखते हुए सुला दिया। वो उठकर अलमारी से एक टी शर्ट लेकर पहनते हुए बाहर आया। इस वक्त उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इतनी प्यारी सुबह जिसमें उसकी जान उसकी बाहों में थी, जिसे वो जी भर कर निहारना चाहता था, यहाँ ये डोरबेल की घंटी डिस्टर्ब कर रही थी। वो दरवाज़ा खोला तो सामने सरला थी। शशांक सरला को अपना कमरा छोड़कर बाकी सब जगह की साफ सफाई करने को कहकर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा लॉक करने के बाद उसकी नज़र कुमुद पर गई, जो इस वक्त आराम से अपनी दोनों बाहें तकिए पर फेंकी हुई गहरी नींद में सो रही थी। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ जा रही थी। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी बेड पर पड़ रही थी, जिसमें कुमुद का चेहरा साफ नदी के पानी की तरह चमक रहा था। शशांक उसके पास बैठते हुए अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के बालों को हटाने लगा। कुमुद की आंखें धीरे धीरे खुल गई। शशांक को अपने सामने देख मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अपने चेहरे पर फिसलते उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर चूम लिया। शशांक उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान, कहते हुए उसके होठों को चूम लिया। शशांक उसे अपनी आगोश में समेटते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था जिसका ख्वाब मैं जागती आंखों से देखता हूँ वो इस तरह से पूरा होगा। थैंक यू बोलकर अपने प्यार को शर्मिंदा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा प्यार एक दिन आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा। मेरे हर एहसास से आप ज़रूर रूबरू होंगी।
आज आपको बता नहीं सकता, इस तरह आपको बाहों में लेकर मुझे क्या महसूस हो रहा है। जैसे पूरी दुनिया मेरे इन दोनों बाहों में सिमट आई है। जब से आपको देखा, आपके सिवा किसी और की चाहत ही नहीं रही। कुमुद, एक बात कहना चाहता था। 1-2 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि आपसे कैसे कहूँ, कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। कुमुद बोली, क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं कि आपकी कही बात को मैं नहीं टालती, और गलत समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरे ठाकुर साहब कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो उनकी कुमुद को तकलीफ दे। शशांक बोला, जान, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी लगभग जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, हम कोई बच्चा प्लान नहीं करेंगे। अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और तब तक नहीं जब तक कि आप पूरी तरह से तन और मन से तैयार नहीं हो जाती। कुमुद मुस्कुराते हुए उसके सीने से लगते हुए बोली, आपसे ना हर दिन हर पल मुझे और ज़्यादा मोहब्बत होती जा रही है। आप परेशान मत होइए, आपने जो सोचा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, क्योंकि मैं अभी खुद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन आप जानते हैं ना, हम 2-3 दिन में कितने करीब आ गए हैं। शशांक बोला, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे पहले इस बात का ख्याल ही नहीं आया था। लेकिन जब उस दिन दादी ने आपको लड्डू गोपाल की मूर्ति देते हुए वो बात कही थी, तब मेरे ध्यान में ये बात आई। लेकिन तब तक मैं आपके करीब आ चुका था। शशांक बोला, घबराने वाली कोई बात नहीं है जान, अगर होगा तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। ये हमारे मोहब्बत की निशानी होगी, जिसे मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता। कुमुद तड़पते हुए बोली, ऐसा सोचिएगा भी मत, वरना उससे पहले मैं खुद खत्म हो जाऊंगी। शशांक उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप और आपके द्वारा हमारा आने वाला अंश दोनों ही मेरी जिंदगी हैं, और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के आगोश में अपनी बातें कह रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शशांक बोला, कौन? बाहर से आवाज़ आई, साहब नाश्ता बन चुका है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। दोपहर को आकर लंच बना दूंगी। शशांक बोला, ठीक है जाओ, दरवाज़ा बंद कर देना। कुमुद शशांक की आगोश से निकलते हुए बोली, 9 बज गए हैं। शशांक बोला, आप यहाँ से हिलेंगी भी नहीं, मैं कपड़े लेकर आ रहा हूँ। कहते हुए वो कबर्ड की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में ही वो कुमुद की पूरी बॉडी पर पेन किलर स्प्रे करते हुए उसे कपड़े पहनाता है। बीच बीच में थोड़ी शरारतें भी हो रही थी। उसे तैयार करने के बाद खुद भी तैयार होता है। शशांक नाश्ता लेकर कमरे में ही आ जाता है। कुमुद को अपने हाथों से खिलाते हुए खुद भी खाता है। कुमुद को दवा देकर अपनी बाहों में सुला लेता है। कुमुद के सोने के बाद वो लैपटॉप लेकर ऑफिस वर्क देखने लगता है। लंच टाइम में मेड आकर लंच बनाकर चली गई थी। कुमुद अभी भी सो रही थी। शशांक भी अपने काम में डूबा हुआ था। कुमुद की नींद खुलने पर दोनों एक साथ लंच करते हैं। उसके बाद कुमुद बेड पर बैठी थोड़ी पढ़ाई करने लगती है। रात को डिनर करने के बाद शशांक फिर से कुमुद के साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया में गुम हो जाता है। ऐसे ही दोनों प्यार के पंछी अपने मोहब्बत में डूबे एक दूसरे के साथ खुश थे। शशांक की हर ख्वाहिश कुमुद ने पूरी कर दी थी। कुमुद भी शशांक को पाकर निहाल हो उठी थी। 1 हफ्ते बाद अनुज और कुसुम भी स्विट्जरलैंड से आ गए। उन्होंने भी एक साथ बहुत खूबसूरत समय बिताया था। स्विट्जरलैंड में एक साथ अपनी खूबसूरत यादें सजो कर वो इंडिया आ गए थे। कुमुद के माँ पापा भी आ गए, और उन्होंने पंडित जी से दिन देखकर 1 हफ्ते बाद की गृह प्रवेश की पूजा रखवा दी। शशांक कुमुद को लेकर माँ पापा वाले फ्लैट में आ गया था। सुनील नीचे वाले फ्लैट में रहते थे, और ऊपर वाले फ्लैट में शशांक कुमुद के साथ था। अनुज और कुसुम कुछ दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहने का डिसाइड किए थे। शशांक ने पूरी सिक्योरिटी के साथ एक कंपनी से विश्वसनीय सर्वेंट हायर किए थे। उसने खुद अपने हाथों से उन सबका बैंक रिकॉर्ड खंगाला था। कुमुद के मामले में वो गलती से भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहता था। पूरी बिल्डिंग को उसने अपने हाई टेक स्किल से प्रोटेक्ट कर दिया था। रिनोवेशन का काम भी पूरा हो चुका था। पूजा के दिन शशांक की पूरी फैमिली गांव से आ गई थी। वरुण भी शैलजा को लेकर अगले दिन मुंबई निकलने वाला था। स्वाति और राजीव भी आ गए थे शीतल के लिए। राजीव ने घर में अपने मम्मी पापा को बता दिया था कि या तो वो उसे संभाल ले, नहीं तो उसकी शादी कर दे। कुमुद शशांक को देखकर राजीव भी सोच चुका था कि वो स्वाति से उतना ही प्यार करेगा। किसी भी फैमिली प्रॉब्लम की आंच वो अपने रिश्ते पर नहीं आने देगा।
शशांक को देखकर उसने इतना तो सीख लिया था कि पत्नी भी फैमिली का ही हिस्सा होती है। वो किसी पराये घर से नहीं आई होती, वो उसकी अपनी होती है, जिसका मान सम्मान सुख दुख सबका ख्याल रखना पति का कर्तव्य होता है। आज शशांक ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहा था। कुमुद ने भी उसके ड्रेस से मैचिंग लहंगा पहना हुआ था। दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अनुज भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आ चुका था। कुसुम के साथ वो भी एक साथ अच्छे लग रहे थे। सुभद्रा जी और सुनील जी अपने दोनों बेटियों के चेहरे पर खुशियों का नूर देख बहुत ही खुश थे। पूजा पर कुसुम और शशांक ही बैठे थे, लेकिन शशांक कुमुद को थोड़ी थोड़ी देर पर फ्रूट और जूस पिला रहा था। पंडित जी के आने पर पूजा स्टार्ट हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। सुलोचना जी अपने बेटे की उन्नति देख फूले नहीं समा रही थी। वरुण ने शैलजा जी को भी बहुत समझाया था। वो भी अब बहुत हद तक संभल गई थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी शशांक के लिए नफरत भरी थी। उनके माइंड में ये बात गहराई से सेट हो गई थी कि और अरुण की मौत शशांक की वजह से हुई है, और इस बात को वो भुला नहीं पा रही थी। पूजा खत्म होने के बाद सभी एक साथ मिलकर खाना खाए। कुछ अगल बगल के आए हुए गेस्ट भी खाना खाकर अपने घर चले गए। किसी के रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 4-4 रूम का 3 फ्लोर था, और इधर सुभद्रा जी सुनील जी वाला फ्लैट भी होने की वजह से सभी लोग आराम से एडजस्ट हो गए थे। दादी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उम्र के इस दौर में उन्हें सारी खुशियां नसीब हो रही थी, जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। वीर नारायण ठाकुर भी बहुत बदल गए थे। उन्हें भी अब समझ आ गया था कि उम्र के इस मोड़ पर केवल एक सच्चा हमसफर ही आपका साथी होता है। अगर किसी भी रिश्ते में घमंड को निकाल कर केवल प्यार को घोल दिया जाए तो जिंदगी महक उठती है। सभी अपने अपने कमरे में सोने आ गए थे। शशांक ने अपने कमरे को अपने और कुमुद दोनों की पसंद से तैयार किया था। उसने 2 कमरों के बीच के दीवार को तोड़वा कर अपने बेडरूम को बड़ा करते हुए सारी ज़रूरी सुविधाएं सेट करवाई थी। सारे सर्वेंट भी काम पर आ चुके थे। साफ सफाई से लेकर खाना बनाने, कपड़े धोने, सब मिलाकर 6 सर्वेंट थे। उन्हें 24 घंटे यहीं पर रहने का इंतजाम था। अभी तो वो नीचे के 2-2 कमरों में एडजस्ट हो गए थे, क्योंकि शशांक उन्हें बिल्डिंग के पीछे वाले एरिया में उनके रहने का घर बनवा रहा था, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सके। अपने कमरे में शशांक कुमुद को अपने आगोश में लिए प्यार कर रहा था। अगले दिन वरुण शैलजा को लेकर मुंबई के लिए निकल गया। सुलोचना जी, सूर्यनारायण ठाकुर, दादी और दादाजी अभी कुछ दिन यहीं रहने वाले थे। राजीव और स्वाति 2 दिन रहकर दिल्ली के लिए निकल गए। कुमुद को डॉक्टर से दिखाने के बाद जब पूरी तसल्ली हो गई कि कुमुद अब ठीक है, तब उसने कॉलेज जाना अलाउ किया। अब कुमुद कॉलेज जाने लगी थी। याददाश्त जाने की वजह से शुरुआत में कुछ दिक्कत हुई, लेकिन घर पर ही कुमुद ने उन सारी चीज़ों को बैकअप कर लिया था। जब चीज़ों को समझने की कोशिश करती तो सारी चीज़ें अपने आप आसानी से हो जाती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सभी खुश थे। लगभग 6 महीने बाद शशांक को 2 दिन के लिए मुंबई जाना था। वैसे तो ज़्यादातर अनुज ही जाता था, लेकिन इस वक्त कुसुम 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसकी तबीयत सही ना रहने की वजह से शशांक ने अनुज को उसका ख्याल रखने को कहकर खुद जाने का डिसाइड किया। इस समय शशांक की फैमिली गांव गई हुई थी। वे लोग अब ज़्यादातर शशांक के साथ ही रहते थे, लेकिन गांव में खेती बाड़ी और फैक्ट्री होने की वजह से सुलोचना जी और वीर नारायण ठाकुर देख रेख के लिए वहां जाते आते रहते थे। दादी तो कंटिन्यू कुमुद के पास ही रहती थी। कुमुद की बातें, उसके साथ मस्ती करना, ये सब उन्हें अच्छा लगता था। अनुज भी कुसुम के साथ वहीं आ गया था, क्योंकि उसके माँ पापा काम में बिजी होने की वजह से घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। अभी 1 महीने पहले ही कुसुम की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, जिससे तीनों घरों में खुशियां छा गई थी। सुभद्रा जी उसका पूरा ख्याल रख रही थी। दादी अपने घरेलू नुस्खे से कुसुम की केयर करती थी। जब दादी को पता चला कि शशांक मुंबई जा रहा है और वो भी कुमुद को लेकर, तो वो गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। शशांक दादी को मनाते हुए बोला, दादी बस 2 दिन की तो बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। दादी बोली, तू जल्दी वापस आ, चाहे लेट से, लेकिन कुमुद को क्यों लेकर जा रहा है? मेरा उसके बिना मन नहीं लगता। अभी 3 महीने पहले भी जब लंदन गया था 1 हफ्ते के लिए, तो भी उसे साथ ले गया था। तब मैंने कैसे कैसे काटे थे वो 1 हफ्ते।
अब तो भगवान के भजन में भी उतना मन नहीं लगता, मेरी क्राइम पार्टनर को तू लेकर चला जाता है। शशांक हंसते हुए बोला, दादी मेरी बीबी है वो, और आप जानती हैं मैं भी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता हूँ। दादी बोली, इसलिए तो कह रही हूँ कि जल्दी से मुझे मेरा परपोता या परपोती दे दो, फिर अपनी बीबी को लेकर लंदन जा चाहे अमेरिका। तभी कुमुद पीछे से आती हुई बोली, दादी ये तो गलत बात है ना, आप मेरी जगह किसी और को दे रही हैं। दादी मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरे और सारे क्राइम पार्टनर हो जाएंगे तो मेरा समय और अच्छे से कटेगा। तभी सुभद्रा जी अंदर आते हुए बोली, माँ जी आपकी वजह से इसका बचपना और ज़्यादा बढ़ गया है, कॉलेज से लेकर घर तक केवल शैतानियाँ ही करती है। दादी बोली, देखो सुभद्रा, मेरी बहू को कुछ भी मत कहो, वो कोई शैतानी नहीं करती, अब सामने वाला ही पंगा लेने के मूड में हो तो उसे सबक तो सिखाएगी ना। सुभद्रा जी बोली, सुनील जी से सुन लीजिए, मैं कहती हूँ तो आप मानते नहीं हैं, हर बार इसको माँ जी बचा लेती हैं और बचा खुचा ये हमारा दामाद पूरा कर देता है। कुमुद बोली, माता श्री प्लीज आप मेरे पति और दादी को भड़काना बंद करेंगी। सुभद्रा जी कुमुद के कान पकड़ते हुए बोली, मैं भड़का रही हूँ, भूल गई 2 दिन पहले ही तूने उस प्रोफेसर को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। सुनील जी बोले, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कुमुद। कुमुद हकलाते हुए बोली, वो पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तभी शशांक कुमुद का कान छुड़ाते हुए बोला, माँ वो प्रोफेसर भी उसी सजा के लायक था, उसकी लड़कियों पर बुरी नज़र थी, वो जानबूझकर लड़कियों को पनिशमेंट देने के नाम पर अंधेरे कमरे में ले जाता था और उन्हें टॉर्चर करता था। सुभद्रा जी हैरानी से बोली, क्या वो टीचर होकर ऐसे कैसे कर सकता है। सुनील जी सुभद्रा जी से बोले, ऐसे गिरे हुए लोगों का कोई चेहरा नहीं होता, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। दादी बोली, देखा मेरी बहू कभी गलत हो ही नहीं सकती। कुमुद दादी के गले लगते हुए बोली, बिल्कुल मेरी क्यूटी पाई। दादी बोली, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मुझे फिर 2 दिन के लिए छोड़कर जा रही हो। कुमुद बोली, बिल्कुल नहीं, अरे मैं तो आपके लिए न्यू ब्रांड की फैशनेबल कपड़े की मार्केटिंग करने जा रही हूँ। दादी झंकते हुए बोली, तू सही कह रही है, लेकिन देख पिछले बार जो एक सूट लाई थी ना उसका कपड़ा खराब निकल गया। कुमुद बोली, चिंता मत कीजिए, मैं अब की बार अच्छे से जांच परख कर लूँगी, और कुछ भी चाहिए तो वो मुझे बता दीजिए। दादी कुमुद को लिस्ट देने लगती हैं और बाकी सब उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इनका कुछ नहीं हो सकता। तभी अनुज कुसुम को लेकर कमरे से बाहर आता है, सभी हाल में ही बैठे बातें करने लगते हैं। अगली सुबह शशांक और कुमुद मुंबई के लिए निकलने वाले थे। डिनर के बाद सभी अपने कमरे में सोने आ गए थे। शशांक कुमुद को अपनी बाहों में लिए हुए था। अगली सुबह शशांक कुमुद को लेकर मुंबई के लिए निकल जाता है। दादी उनको जाते हुए देख थोड़ी उदास हो गई थी। कुमुद बोली, दादी वो 2 दिन तो चुटकियों में निकल जाएंगे, आप कुसुम दी और अपने आने वाले परपोते का ख्याल रखो, मैं जल्दी आती हूँ। दादी बोली, तू भी अपना ध्यान रखना। दोनों के जाने के बाद दादी कुसुम और अनुज के साथ बिजी हो जाती हैं। कुसुम की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा पा रही थी। अनुज भी उसके साथ ही रहने की कोशिश करता था। शशांक कुमुद के साथ मुंबई पहुंचा, जहां पर वरुण एयरपोर्ट पर उसे लेने आया था। वैसे तो जब भी मुंबई आता अपने ऑफिस में ही ठहरता। ऑफिस के टॉप फ्लोर पर पेंट हाउस बनाया था जहां वो और अनुज रहते थे, लेकिन वरुण मुंबई में होने की वजह से उनको बंगलों पर ही ले आया। वरुण पहले ही शैलजा जी को बता चुका था, जिससे वो थोड़ी नाराज थी, लेकिन वरुण भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। विजय जी को भी अरुण पटना से लाकर वहां डॉक्टर से दिखाकर घर पर ही रखा हुआ था। वो बोल नहीं पाते थे, वो ज़्यादातर खामोश ही रहते। वरुण दोनों की सारी दुश्मनी भूलकर अब आगे बढ़ने को कहता है। दोनों केवल सर हिला देते हैं, लेकिन बंद कमरे में दोनों क्या सोचते क्या बातें करते इसकी भनक वरुण को भी नहीं थी। वरुण जब शशांक और कुमुद के साथ वहां पहुंचा तो वे दोनों बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे। कुमुद को कुछ याद नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि विजय जी कैसे इंसान हैं। वो दोनों को प्रणाम करती है। दोनों बेमन से आशीर्वाद देते हुए खुद में बिजी हो जाते हैं। वरुण उन दोनों को लेकर अंदर आता है। वरुण बोला, भैया भाभी आप लोग फ्रेश होकर आइए, तब तक लंच तैयार हो जाएगा। कहते हुए उन्हें एक कमरे की तरफ इशारा कर देता है।
शशांक कुमुद को लेकर कमरे में आ जाता है। दोनों फ्रेश होने के बाद लंच करते हैं। उसके बाद कुमुद कमरे में आराम करने लगती है और शशांक वरुण के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज ऑफिस में सभी का ध्यान केवल अपने काम पर था, क्योंकि मैनेजर ने सबको पहले ही बता दिया था कि आज बॉस आने वाले हैं। शशांक अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए सारे ऑफिस का काम देखता है। सभी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हुए रात हो जाती है। अगले दिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। घर आते आते 9 बजे रात हो चुका था। कुमुद 1-2 बार शैलजा जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो केवल हाँ हूँ छोड़कर कुछ ही नहीं बोल रही थी, जिस वजह से कुमुद ने भी ज़्यादा उनसे बात नहीं की। शाम होते ही वो बाहर गार्डन में घूमने लगी। वहीं पर बैठे हुए मोबाइल चलाते रात हो गई थी। शशांक के आते ही कुमुद उसके गले लग गई। शशांक उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सर को चूमते हुए बोला, सॉरी, काम ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। कुमुद मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, चलिए डिनर कर लीजिए। डिनर करने के बाद शशांक अपने कमरे में कुमुद के साथ लेटा हुआ था। कुमुद उसके सीने से लगे हुए बोली, ठाकुर साहब, आपके चाचा चाची हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? शशांक उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, कुछ लोगों की आदत होती है बेवजह दूसरों से जलने की। उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं? कुमुद बोली, नहीं, कहा तो कुछ नहीं। जब शाम को मैं उठी तो वो दोनों हॉल में ही बैठे थे, इसलिए मैं भी उनके पास चली गई। उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मुझे देखकर खुश नहीं हुए, अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे। शशांक बोला, इसलिए मैं मना कर रहा था यहाँ आने से। मुझे पता था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, लेकिन आप परेशान मत होइए, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। केवल वरुण की बात रखने के चलते आया था। कुमुद बोली, आप भी ज़्यादा मत सोचिए, कल आपकी मीटिंग है, चलिए सो जाइए। शशांक उसके गालों को चूमते हुए बोला, पहले अपनी बीबी को थोड़ा प्यार तो कर लूँ, आज पूरा दिन इधर उधर में ही गुजर गया। कुमुद कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि अब शशांक ने उसकी बोलती बंद कर चुका था। कुमुद भी उससे दूर होने की सोचकर ही तड़पने लगती थी। शशांक की हर रात कुमुद को बाहों में लेकर प्यार करने से होती और सुबह अपनी बाहों में उसके चेहरे को चूमते हुए। कुमुद का चेहरा शशांक के प्यार से खिल उठा था। उसकी सांसों में केवल शशांक की खुशबू बसी हुई थी। शशांक की तो वो सांसें थी, उसकी ज़िंदगी, उसकी धड़कन। शशांक की ज़िंदगी कुमुद से शुरू और कुमुद पर ही खत्म होती थी। दोनों का प्यार हर गुजरते पल के साथ बेपनाह होता जा रहा था, सागर से भी गहरा, जिसे कोई माप ना सके। शशांक उसे अपनी आगोश में समेटे सो जाता है। अगली सुबह शशांक अपने साथ कुमुद को बाथरूम में लेकर जाता है। ये इनका लगभग हर दिन का था। कुछ देर बाद तैयार होकर जैसे ही दोनों नीचे आते हैं, वरुण नाश्ते पर इंतजार कर रहा था। शशांक नाश्ता करने के बाद कुमुद और वरुण के साथ ऑफिस निकल जाता है। वरुण, आज ऑफिस में भाभी को सबसे मिलाना है क्या? शशांक बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। इस कंपटीशन की दुनिया में लोग जितना मेरे बारे में कम जाने उतना ही अच्छा है। जब आज तक मैंने खुद को उनके सामने रिवील नहीं किया तो अपनी पत्नी को कैसे आने दे सकता हूँ? वरुण बोला, तो फिर भाभी को क्यों लेकर जा रहे हो? शशांक बोला, क्योंकि तुम्हारी भाभी को मुंबई घूमना है, इसलिए मीटिंग अटेंड करने के बाद हम दोनों वहाँ थोड़ा घूम भी लेंगे। वैसे तुम बताओ, लाइफ में कोई परमानेंट लड़की आई या नहीं? वरुण मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो नहीं आई भाई, लेकिन लगता है जल्दी मुझे भी मेरी हमसफ़र मिल जाएगी। लेकिन डर लगता है मेरे पास्ट के साथ मुझे अपना पाएगी या नहीं। अब सोचता हूँ तो लगता है भाई, जिसे हम लाइफ का एंजॉयमेंट समझ रहे थे वो हमारी ज़िंदगी का वो काला पन्ना बन चुका है, जिसे याद करके खुद से भी घिन आती है। उस समय लगता था कि लड़कियों के साथ फिजिकल होकर मैं मज़े ले रहा हूँ, अब लगता है इन सब में मैंने अपनी पवित्रता खो दी। कुमुद वरुण की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसे वरुण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। शशांक बोला, गलतियां तो तुमने की है, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेने वाला और सच्चा प्रायश्चित करने वाला दूसरे मौके का हकदार होता है। वो मौका तुम्हें भी मिला है, इसलिए पुरानी बातों को छोड़ आगे बढ़ो। अभी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। बस एक बात का ख्याल रखना, अब जिसे भी तुम अपना हमसफ़र चुनो उससे अपनी सच्चाई बता देना, ताकि आगे चलकर कोई गलतफहमी तुम दोनों के रिश्तों के बीच ना हो सके।
वरुण बोला, मैं भी अब यही सोचता हूँ भाई, मुझे जो भी अपनाए पूरी सच्चाई के साथ अपनाए। ऑफिस पहुँचते ही शशांक अपने प्राइवेट लिफ्ट के द्वारा कुमुद को पहले पेंट हाउस में लेकर आता है। वो कुमुद को आराम करने को कह नीचे ऑफिस में आ जाता है। कुमुद घर पर सबसे बात करने लगती है। उसके बाद अपने दोस्तों द्वारा भेजे गए अपने सब्जेक्ट के कुछ PDF देखने लगती है। शशांक मीटिंग अटेंड करने के बाद कुमुद को लेकर मुंबई घूमने निकल जाता है। वैसे तो कई बार अनुज के साथ मुंबई के फेमस जगह पर गया था, लेकिन आज उसके साथ उसकी जान थी, जिसके होने मात्र से ही कोई भी जगह उसे खूबसूरत लगने लगती थी। अपने हनीमून पर ऊटी जाने के बाद दोनों लंदन गए थे। हर जगह उसने कुमुद के साथ खूब एंजॉय किया था। देर रात दोनों बाहर से डिनर करके पेंट हाउस आ जाते हैं। शशांक वरुण को मैसेज कर देता है कि वो उनका इंतज़ार ना करे। वरुण को शक सुबह ही हो चुका था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके माँ बाप की वजह से शशांक यहाँ पर नहीं आया है। उसे अपने माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल कर चुपचाप डिनर करके अपने कमरे में आ जाता है। बेड पर लेटे हुए वो खुद से ही बोला, जिंदगी के इतने अनुभव होने के बाद भी आप लोग सही गलत का फ़र्क नहीं समझ रहे हैं। काश ये फ़र्क समझा होता तो अरुण भाई भी जिंदा होते और शायद मैं भी बहुत सारी गलतियां करने से बच जाता, लेकिन आपको तो अब कुछ समझाना ही व्यर्थ है। लेकिन अब इतना कोशिश कीजिएगा कि शशांक भाई और भाभी की ज़िंदगी से दूर ही रहिएगा, नहीं तो अब मैं भी आप लोगों को नहीं बचाऊंगा। शशांक कुमुद के साथ अगली सुबह समंदर किनारे जाता है। दोनों एक दूसरे की आगोश में सुबह का सूर्योदय देख रहे थे, जिसकी लाली आकाश से लेकर समुद्र में फैली हुई थी और उसकी रोशनी में दोनों के चेहरे जगमगा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा दोनों को छूते हुए मन को सुकून पहुंचा रही थी। कुछ लोग वहां पर सुबह के वॉक पर आए थे। कुछ देर बाद शशांक भी कुमुद के हाथों में उंगलियां फंसाए समंदर के किनारे घूम रहे थे। नंगे पैर रेत में चलते हुए दोनों खामोशी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों एक नारियल पानी वाली की दुकान पर आकर एक ही नारियल में से दोनों पीते हुए एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। दोनों का साथ हर लम्हे को खूबसूरत बना रहा था। आने वाले खतरे से अनजान शशांक कुमुद घूमते हुए 10 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले। ड्राइवर गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था। गाड़ी में कुमुद शशांक के कंधे पर सर रखकर बैठी थी। शशांक भी उसके कमर में हाथ डाले आराम से बैठा हुआ था। अचानक ड्राइवर की आवाज़ से दोनों की तंद्रा भंग हुई। शशांक बोला, क्या हुआ? ड्राइवर बोला, सर हमारी गाड़ी आगे और पीछे से घिर चुकी है। ये सुनते ही शशांक देखता है कि आगे एक ट्रक रास्ता ब्लॉक किए खड़ा है और पीछे भी एक ट्रक उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ये देख शशांक गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है? ड्राइवर बोला, सर सिक्योरिटी भी साथ नहीं है। शशांक बोला, गाड़ी को बैक घुमाओ। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाकर घुमाते हुए ट्रक की दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक जानबूझकर उस गाड़ी के सामने ही आने की कोशिश कर रहा था। कुमुद अचानक से अपना सर पकड़ लेती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। शशांक उसकी हालत देख अपनी आगोश में भरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है जान, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। कुमुद बोली, ठाकुर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही है, प्लीज़ जल्दी निकलिए यहाँ से। शशांक अपने मोबाइल से अपने सिक्योरिटी हेड को फ़ोन करते हुए मुंबई की सारी सिक्योरिटी को भेजने को कहता है। ड्राइवर गाड़ी आगे निकाल नहीं पा रहा था। अब सामने वाला ट्रक भी उनके पीछे पड़ गया था। कहीं से जगह नहीं मिल रही थी गाड़ी को निकालने की। कुमुद अपना होश खो रही थी। शशांक बोला, जान मुझे ड्राइविंग सीट पर जाना होगा, प्लीज़ आप खुद को संभालिए। कुमुद पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सर का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए सीट से सर टिका देती है। शशांक उसे अच्छे से सीट पर बैठाते हुए ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटने को कहता है। शशांक थोड़ी देर में ही ड्राइविंग संभालते हुए गाड़ी को तेजी से गोल घुमाते हुए आगे वाले ट्रक के टक्कर मारने से महज कुछ सेकंड पहले ही साइड से आगे निकल जाता है, जिससे दोनों ट्रक आपस में टकरा जाते हैं। पीछे वाला ट्रक तेजी से पलटी खाते हुए रोड पर ही कुछ दूर तक घिसट जाती है। आगे वाला ट्रक का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो जल्दी से यू टर्न लेकर शशांक के पीछे गाड़ी के चल पड़ता है।
तब तक शशांक की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। शशांक अब जानबूझकर गाड़ी को एक खाई की तरफ ले जा रहा था। ट्रक स्पीड से उसका पीछा कर रहा था। कुमुद लगभग बेहोश हो गई थी। शशांक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। ड्राइवर बोला, सर इधर तो खाई है, मैम की हालत खराब हो रही है, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? शशांक बिना कुछ बोले गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। जैसे जैसे खाई पास आ रही थी ड्राइवर का कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी शशांक खाई से कुछ दूरी पर गाड़ी को तेजी से गोल घुमाते हुए गाड़ी घुमा लेता है। ट्रक तेज स्पीड से सीधे खाई में जा गिरती है। शशांक कुछ दूरी पर आकर गाड़ी रोकते हुए दरवाज़ा खोलकर कुमुद के पास आ जाता है। कुमुद बेहोश होकर सीट के नीचे गिरी हुई थी। शशांक उसे उठाकर बाहर लाता है। ड्राइवर जल्दी से पानी की बोतल देता है। शशांक कुमुद के चेहरे पर पानी मारते हुए होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुमुद अब कोई हरकत नहीं कर रही थी। शशांक की तो जैसे जान निकल गई थी। ड्राइवर बोला, सर हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। शशांक जल्दी से कुमुद को लेकर बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। वो कुमुद को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो ड्राइवर पर तेजी से गाड़ी चलाने के लिए चिल्लाता है। ड्राइवर फुल स्पीड से गाड़ी भगा रहा था। शशांक जल्दी से अपनी सिक्योरिटी को फ़ोन करके हॉस्पिटल में सारे अरेंजमेंट करने को कहता है। लगभग आधे घंटे में हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर कुमुद का चेकअप कर रहे थे। शशांक दरवाजे पर बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। आंखें बरसने के लिए तैयार थी, लेकिन खुद को रोके हुए कंट्रोल करने की कोशिश किए हुए था। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हुए बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सदमे की वजह से बेहोश हो गई हैं। शशांक बोला, अभी उन्हें होश आया या नहीं? डॉक्टर बोले, नहीं, उनका बीपी डाउन हो गया है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। शशांक बोला, मुझे उनके पास जाना है। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए जाने की इजाज़त दे देते हैं। शशांक दरवाज़ा खोल धीमे धीमे कदमों से कुमुद के पास आता है। नर्स उसे देख कमरे से बाहर आ जाती है। शशांक कुमुद का हाथ पकड़ उसके पास बैठ जाता है। वो अपने हाथों से कुमुद के सर को सहलाते हुए बोला, जल्दी होश में आइए जान, आप जानती हैं ना, आपके ठाकुर साहब आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते। आपको इस तरह देख मेरा दिल तड़प रहा है। वो अभी कुमुद से अपने दिल की बात कर ही रहा था, तभी ड्राइवर दरवाजे पर नॉक करते हुए बोला, सर पुलिस आ गई है। शशांक बोला, आ रहा हूँ। ड्राइवर के बाहर जाते ही कुमुद का सर चूमते हुए, जिसने भी ये साजिश की है उसने अपनी मौत को कितना दर्दनाक बनाया है ये उसे अब मालूम चलेगा। वो कमरे से बाहर आता है। पुलिस को सारी बात बताते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहता है। पुलिस, ड्राइवर, डॉक्टर सबसे बयान रिपोर्ट लेकर खोजबीन में जुट जाती है। उनके जाने के बाद शशांक अपनी सिक्योरिटी से बात कर ट्रक के नंबर के द्वारा ड्राइवर का मोबाइल नंबर का पता लगाने को कहता है। बॉडीगार्ड बोला, सर दोनों जगह ड्राइवर की मौत हो चुकी है। शशांक बोला, मुझे मालूम है, मेरी जान की जान लेने की कोशिश जिसने की उसे मैं जिंदा तो नहीं छोड़ सकता था। अब केवल असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। तुम लोग केवल उस दोनों ड्राइवर के मोबाइल नंबर को पता करो, उसकी पूरी डिटेल निकलवाओ। बॉडीगार्ड अपने काम में लग जाते हैं। शशांक ड्राइवर को भेज देता है। तभी शशांक का मोबाइल बजने लगता है। अनुज का कॉल देख वो समझ जाता है कि उसे खबर हो चुकी है। वो कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ बोल। अनुज बोला, क्या बोलूँ मैं, तुझसे तो बाद में बात करता हूँ, इतनी बार कहा है सिक्योरिटी लेकर चला करो, लेकिन तुझे तो लगता है कि मैं बेकार में ही बकवास करता हूँ। शशांक बोला, परेशान मत हो, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है, सब ठीक है अब। अनुज बोला, तुझे तो मैं अभी छोड़, तेरी क्लास बाद में लूँगा, पहले बता भाभी कैसी है। शशांक कमरे में आते हुए बोला, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है 1 घंटे में होश आ जाएगा। अनुज बोला, तू ठीक है ना? शशांक कुमुद के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अनुज शशांक के दिल की हालत समझ रहा था। उसे कोई चोट लगे तो भी इतना दर्द नहीं होता जितना कुमुद की एक छोटी सी तकलीफ से होती है, और आज तो दोनों बाल बाल बचे थे। अनुज बोला, मैं भी शाम तक आऊँगा। शशांक बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, तू वहीं पर रहकर भाभी का ध्यान रखो, मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बस कुमुद को एक बार होश आ जाए तो मेरी सांस में सांस आए, फिर उन लोगों का तो वो हश्र करूँगा कि आने वाले जन्मों में भी केवल एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही उनकी रूह कांप जाए। अनुज बोला, क्या तुझे किसी पर शक है? शशांक बोला, शक नहीं, यकीन है। कुछ लोगों को घी हजम नहीं होती, सोचा था चाहे जैसे भी हैं मेरे अपने हैं,
एक मौका देकर देखता हूँ, लेकिन वो लोग अब इसके काबिल नहीं हैं। मुझे पहले ही उन दोनों को खत्म करवा देना चाहिए था। अनुज बोला, तुम्हारा मतलब तुम्हारे चाचा चाची? शशांक बोला, कुछ नहीं है वो मेरे, ऐसे लोग किसी रिश्ते के काबिल नहीं होते। अनुज बोला, जो भी करना सोच समझ कर करना। अब जानता है ना, तेरे साथ भाभी की जिंदगी भी जुड़ी है, तेरे दामन पर एक भी दाग नहीं आना चाहिए। शशांक बोला, परेशान मत हो, जितनी भी परेशानी थी अब सब खत्म होने का वक्त आ गया है। घर पर किसी को पता तो नहीं? अनुज बोला, नहीं, मैं तो ऑफिस निकलने वाला था तभी करण मिलने आया। उसे देखकर ही मैं समझ गया था कि कुछ तो बात हुई है, इसलिए उसे लेकर स्टडी रूम में चला गया। शशांक बोला, चल ठीक है। अनुज बोला, सब यहाँ तुम दोनों का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। दादी को तू जानता ही है, उन्हें क्या जवाब दूँ? शशांक बोला, बोल देना कि काम बढ़ गया है इसलिए कल तक आएंगे। अनुज हंसते हुए बोला, तब तक दादी तो गुस्से से फूल कर गोलगप्पा हो गई होंगी, जो कि तुम लोग आते ही फूट पड़ेगा। शशांक बोला, चल कोई बात नहीं, मेरी जान थोड़ी देर में ही उनको मना लेगी। कॉल रखने के बाद शशांक कुमुद का हाथ पकड़े हुए सुबह के वक्त को याद कर रहा था, जब दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन किसी अपने को ही उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सोचकर फिर से उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी, लेकिन इस वक्त अभी उसे शांत रहना था जब तक उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच जाता। वो लैपटॉप लेकर शैलजा और विजय के मोबाइल नंबर का डाटा निकालने लगता है, लेकिन दोनों के मोबाइल से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शशांक मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है? अगर दोनों ने ये प्लानिंग की है तो उस ट्रक वाले को हायर करने के लिए या पैसे देने के लिए मोबाइल यूज़ तो किया ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं उसने दूसरा मोबाइल यूज किया हो? ये सोचते हुए वो लैपटॉप में कुछ करने लगता है। शशांक नंबर 1 हैकर था। उसने ये सॉफ्टवेयर कंपनी खुद अपने बलबूते खड़ा की थी। उसने बहुत से ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम बनाए थे जिससे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंपनी को प्रोटेक्ट की हुई थी, जिनका कोई तोड़ नहीं था। दुनिया का कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं बना था जिसे शशांक ना तोड़ सके। कभी कभी थोड़ा वक्त लगता था, लेकिन उसका काम 100% सक्सेसफुल होता था। सूर्यनारायण ठाकुर ने जब कुमुद का वीडियो बनाया था तब भी शशांक ने सफलता पाई थी। केवल 24 घंटे के अंदर उसने अपने डैड का मोबाइल और लैपटॉप दोनों हैक कर लिया था, लेकिन शशांक के इस टैलेंट के बारे में किसी को मालूम ना होने की वजह से शायद उस मास्टरमाइंड ने उसके साथ ये गेम खेला था। थोड़ी देर में ही शशांक ने वरुण के बंगलों और उसके आसपास इन 2 दिनों में सारे एक्टिव मोबाइल नंबर निकाल लिए। वरुण को छोड़कर उस घर में 2 सर्वेंट थे, एक खाना बनाने वाला और दूसरा साफ सफाई करने वाला। सभी मोबाइल नंबर चेक करने के बाद उसे एक नंबर ऐसा मिला जिस पर संदेह किया जा सकता था, क्योंकि उससे केवल गिन चुनकर 5 कॉल ही किए गए थे और 2 कॉल आए थे। बाहर उसके बॉडीगार्ड भी काम पर लग गए थे। वे लोग ना हर तरह से एक्सपर्ट थे। कुछ ही देर में वो लोग इस इंसान के पास पहुंच गए जिन्होंने ट्रक ड्राइवर को हायर किया था। वो मुंबई शहर का एक गुंडा था जो पैसे लेकर लोगों की जान लेता था। जब उसने सीधे तरीके से कुछ भी बताने से मना कर दिया तो बॉडीगार्ड उठाकर उसे ऑफिस के नीचे वाले तहखाने में ले गए। बॉडीगार्ड ने शशांक को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। शशांक ने उस गुंडे का नंबर भेजने को कहा। थोड़ी देर में ही शशांक के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। वो नंबर वही था जिससे वरुण के बंगलों में पाया गया नया नंबर था। तभी कुमुद को होश आने लगा। शशांक के हथेली ने जैसे ही कुमुद की उंगलियों का हिलना महसूस किया, वो कुमुद के चेहरे की तरफ देखने लगा। कुमुद का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बुरी चीज़ें देख रही हो जिससे उसे डर लग रहा हो। शशांक उसे ऐसे देखकर घबरा गया। वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए कुमुद का सर सहलाने लगा। वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। कुमुद एकाएक शशांक कहकर चिल्लाते हुए उठ बैठी, जिससे उसके हाथों में लगी नीडल खींच गई। डॉक्टर और नर्स जल्दी से कुमुद के पास आए। नर्स कुमुद का हाथ पकड़ते हुए कॉटन लेकर कहते हुए खून को बंद करने लगी। कुमुद बेचैनी से चारों तरफ देख रही थी। कुछ पल के लिए जैसे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। शशांक भी कुमुद की आंखों में बेचैनी और उसे शशांक कहकर बुलाना उसकी जान ले रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थी, क्योंकि कुमुद अपनी याददाश्त जाने से पहले ही उसे शशांक करके बुलाती थी। तो क्या कुमुद की याददाश्त? ये सोचकर ही वो पसीने पसीने हो गया था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।